यस। तो न्यूक्लियस क्या था? डिप्लॉयड सेल था जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था। और उसमें से कोई एक सेल, न्यूक्लियस के बहुत सारे मल्टीपल सेल्स होते हैं, आउट ऑफ दो सेल्स कोई एक सेल निकलेगा, वही आगे चलकर क्या बन जाएगा? मेगास्पोर मदर सेल, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट बनने वाला है। क्या बनेगा देखा जाएगा। ठीक है। लेट्स मूव। नेक्स्ट पार्ट जो होता है इंटीग्यूमेंट कहलाता है। इंटीग्यूमेंट क्या है? इंटीग्यूमेंट का मतलब होता है कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग या लेयर। ठीक है, तो वही है, प्रोटेक्टिव लेयर है अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर में एक प्रोटेक्टिव लेयर है। और ये सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है। ठीक है, एक सिंगल कोटिंग हो सकता है या डबल भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एक छोटा सा ओपनिंग है जहाँ इंटीग्यूमेंट नहीं होता, वहाँ माइक्रोपाइल होता है। ठीक है। जहाँ पर प्रोटेक्टिव कवरिंग एब्सेंट है, वहाँ एक छेद या गैप बन जाएगा। उसी गैप को हम क्या बोलेंगे? उसी गैप को हम बोलेंगे माइक्रोपाइल। माइक्रो माने छोटा, पाइल माने छेद या ओपनिंग। ठीक है। नेक्स्ट देखो चलाजा। चलाजा क्या होता है? देखो जस्ट अपोजिट टू माइक्रोपाइल। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ माइक्रोपाइल में एक जगह है, उसको चलाजा बोलते हैं। और ये क्या होता है अगर तुम उसको डिफाइन करोगे तो ये बेसल पार्ट है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का ही जो बेसल पार्ट है, तो सपोज ये बोलो ये एम्ब्रियो सैक है, इसका जो निचला हिस्सा है, लोअर पार्ट है, उस पार्ट को हम यहाँ पर बोलते हैं चलाजा। इसी पार्ट को बोलते हैं चलाजा। ठीक है। आगे देखो। नेक्स्ट देखो फ्यूनिकल। फ्यूनिकल तो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर था, आपने देखा ही था, जो प्लेसेंटा के साथ अटैचमेंट करवा रहा था। तो सपोज ये अगर एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ये वाला। ठीक है, और नीचे क्या है? यहाँ पर प्लेसेंटा, तो ये प्लेसेंटा है। ठीक है, पीएल लिख रहा हूँ, और दिस इज फ्यूनिकल। ठीक है। वही है, फिनिकल से फिलामेंटस, ट्यूब लाइक। फिलामेंटस मतलब ट्यूब लाइक स्टॉक दैट अटैचेस अ सीड और ओव्यूल टू द प्लेसेंटा। ये अटैचमेंट का काम करता है। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें हैं। ऐसे ही देखिए, हाइलम क्या है? हाइलम एक प्रकार का बोल सकते हो निशान है या मार्क है। ठीक है, स्कार है। ठीक है, जो सीड कोट पर पाया जाता है। जैसे आपने कभी कोई सीड, जैसे काजू देखा होगा। ठीक है, तो उस पर यहाँ पर निशान होता है, जिससे वो अटैच्ड रहता है। ठीक है, तो जहां से अटैचमेंट होता है, लाइक अटैचमेंट का जो पॉइंट है, अगर आप यहाँ से अटैचमेंट को हटा दोगे, लाइक सपोज मैं यहाँ से अटैचमेंट को हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पर एक निशान बच जाएगा। ठीक है, अटैचमेंट तो आपने हटा दिया, आपने तोड़ लिया प्लांट से उसको। ठीक है, आपने काजू को तोड़ के निकाल लिया, बट स्टिल वहां पर एक अटैचमेंट का एक निशान रह गया है। ठीक है, तो वो जो निशान वहां आपको दिख रहा है, उस निशान का नाम है हाइलम। हाइलम क्या है? हाइलम ऑफ एन ओव्यूल इज अ स्कार और मार्क ऑन द सीड कोट दैट रिप्रेजेंट्स द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहां पर किसी समय पर अटैचमेंट हुआ होगा। ठीक है, कुछ वहां पर जुड़ा रहा होगा, उस पॉइंट का नाम है हाइलम। ठीक है, तो वहां पर क्या अटैचमेंट था? देखो, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के साथ ये अटैच्ड रहता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या अटैच रहेगा? यहाँ से अटैचमेंट होगा फ्यूनिकल के साथ। ठीक है, तो ये फ्यूनिकल है, लेट सपोज। और ये क्या है? ओव्यूल है। तो ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच का जो अटैचमेंट है, अगर मैं इसको कलर चेंज करके दिखाऊं, तो दिस दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड बात समझ में आ रही? ठीक है, अब फ्यूनिकल को तो आपने कट करके हटा दिया है, बट स्टिल वहां पर एक निशानी रह गई, स्कार रह गया है, दाग रह गया। उस दाग का नाम है हाइलम। समझे? जो रिप्रेजेंट करता है कि कभी किसी जमाने में वहां पर अटैचमेंट रहा होगा। ओके। नेक्स्ट देखो राफी। राफी क्या होता है? राफी सिलेबस में नहीं है वैसे, बट जान के रखिए, राफी एक रिज है, एक स्ट्रक्चर, उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, जहां से फ्यूनिकल फ्यूज करता है ओव्यूल के साथ। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर होता है जहां पर हाइलम चिपका रहता है। देखो हाइलम तो ये एक निशान हो गया, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होगा जो इस फ्यूनिकल को ओव्यूल से चिपकाया होगा, उसी स्ट्रक्चर का नाम राफे होता है। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर टूट जाता है, एंड टूटने के बाद वहां निशान बच जाता है। निशान का नाम क्या है? हाइलम। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर का नाम क्या है? राफे। ठीक है, राफे इज द स्ट्रक्चर वाइल हाइलम इज द निशान या मार्क या स्कार। ओके, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स याद रखना। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब आपने पढ़ा कि एम्ब्रियो सैक होता है, याद करो, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, राइट? तो एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ, ये अगर एम्ब्रियो सैक है, इसके चारों तरफ कुछ सेल्स हैं। अभी आपने वो भी पढ़ा कि कुछ सेल्स होते हैं, बताओ सेल्स का नाम क्या है? तो सेल्स का नाम आपने पढ़ा कि न्यूसेलस है, राइट? न्यूसेलस है। एंड न्यूसेलस मल्टीपल सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। जो न्यूक्लियस के बहुत सारे सेल्स होते हैं, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर सेल वो सेलेक्ट कर लो। वो रैंडमली सेलेक्ट होता है, ऐसा आप सेलेक्ट नहीं करोगे, बट सपोज करो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक, तो यहाँ पर इन सारे सेल्स को मैं न्यूक्लियस बोल रहा हूँ। ये न्यूक्लियस के सेल्स हैं। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस के, यहाँ मैंने न्यूक्लियस के सेल्स को ही बना के दिखाया है। ये न्यूक्लियस के सेल्स में से एक सेल को हमने सेलेक्ट आउट कर लिया। दिस सेल डेवलप्स टू फॉर्म एमएमसी। ये एमएमसी बन रहा है। ठीक है, इसको यहाँ सेलेक्ट आउट करके मैंने आइसोलेट करके दिखाया है, ये देखो एमएमसी है।
ठीक है। अब देखो एमएमसी में होता क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, स्टेप नंबर वन। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में फर्स्ट स्टेप ये होता है कि एमएमसी जो डिप्लॉयड है, 2N है, इसके अंदर एक प्रोसेस चलेगा, ध्यान सुनना, इसका नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। अभी थोड़ा समझने वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पर। तो एमएमसी जो है ये क्या करेगा, मेगास्पोरोजेनेसिस करेगा, जिसके अंदर आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि मियोसिस नंबर 1 एंड नंबर 2 होता है। मियोसिस जानते हो क्या होता है? मियोसिस के अंदर रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है, जहां पर क्रोमोसोम का नंबर पहले हाफ हो जाता है ठीक है। तो इसके दो स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्रोमोसोम नंबर गेट्स हाफ, दैट्स व्हाई द फर्स्ट स्टेप ऑफ मियोसिस इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। शायद आपने पढ़ा होगा, है ना, क्लास 11th में है, 10th में पढ़ाते हैं वैसे तो रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, बिकॉज क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में ही क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है मियोसिस 1 में, ठीक है, ये रहा मियोसिस 1। एंड मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर हाफ होने के बाद उसके बाद दोबारा हाफ नहीं होता, सेम रहता है। ठीक है, इसलिए मियोसिस 2 को हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, एंड मियोसिस 1 को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। एट द मोमेंट अभी आप इतना याद रखो कि एमएमसी है, एमएमसी का मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, एक्चुअली में क्या होगा इसमें, मियोसिस 1 एंड 2 होगा, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मियोसिस 1 एंड 2, इसकी वजह से क्या होगा, यू विल गेट 4 मेगास्पोर्स। तो फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल यानी एमएमसी, एक एमएमसी अगर आप लोगे तो उससे आपको कितना मेगास्पोर मिलेगा, 4 मिलेगा। कैसे ऐसा होता है आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिंगल एमएमसी लिया, ध्यान देंगे, ये सिंगल एमएमसी है, ठीक है, इसके अंदर मियोसिस 1 एंड 2 हो रहा है, तो इससे 4 मिल रहा है। तो ये देखो 1 2 3 4, इन 4 में से कोई एक जो होगा वही काम का होगा, उसी काम वाले को हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, तो उस स्टेप को, इस स्टेप को देखो ध्यान से, मैं नीचे यहाँ पर डिटेल में दिया हूँ, ध्यान से देखना क्या क्या है। देखो यहाँ पे मैंने डिटेल्स बनाया है, इधर आप आ जाओ पहले। ठीक है, स्टेप 2 में बाद में चलेंगे, पहले आप स्टेप 1 को ध्यान से देखो। स्टेप 1 फिर से मैं बोल रहा हूँ, एनी वन सेल ऑफ द न्यूक्लियस क्लोज टू द माइक्रोपाइलर एंड, बेसिकली माइक्रोपाइलर एंड ये रहा, ठीक है, यहाँ ध्यान देना। अब इसके करीब में से कोई एक सेल, ऐसे इसकी सिलेक्शन मैंने कर ली रैंडमली, ठीक है, इसको मैंने उठा लिया, यही क्या बन जाएगा, स्टार्ट टू इंक्रीज इन साइज, ये अपना साइज बढ़ाएगा और बन जाएगा एमएमसी। ठीक है, यही बन गया एमएमसी। व्हाट इज एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक, तो ये रहा एमएमसी, एक्ट एज एमएमसी। और ये बाकी सेल, ये सेल्स क्या है, सेल्स ऑफ न्यूसेलस, इतना तो आप जान चुके हैं, ठीक है, ये पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ओके, अब देखो, जैसे यहाँ देखो सराउंडिंग सेल्स जो ऑरेंज कलर में आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर सेल्स ऑफ न्यूसेलस, और उसमें से एक येलो कलर का जो मैंने पॉइंट कर लिया है, दिस इज एमएमसी। ठीक है, ये येलो कलर का हाईलाइटेड जो स्ट्रक्चर, दिस इज एमएमसी। अब इसका होता है मियोसिस नंबर 1, मैंने आर डी लिखा, आर डी का मतलब रिडक्शनल डिवीजन, मतलब क्रोमोसोम का नंबर अगर इनिशियली डिप्लॉयड है तो ये क्रोमोसोम का नंबर डिक्रीज हो जाएगा एंड इट विल बिकम हैप्लॉयड। ठीक है, तो वही यहाँ पे आगे देखो, मेगास्पोर मदर सेल 2N इज लार्ज इन साइज, इट हैज अ डेंस साइटोप्लाज्म। मैंने यहाँ पर एमएमसी का डिस्क्रिप्शन दिया कि मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी जो है ये बड़े साइज का होता है और इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है ना। कहीं भी अगर बायो में आपको लिखा मिल जाए डेंस साइटोप्लाज्म, इसका मतलब है उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसा सेल जिसका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है। ठीक है, उसके उसके साइटोप्लाज्म ऑब्वियसली डेंस होंगे, बिकॉज आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म थोड़ा अलग अलग होते हैं, बट फिलहाल के लिए साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म को भी आप बोल सकते हो कि दे आर द मेन एरिना ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मतलब इन्हीं के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सारी होती है बॉडी की, मतलब कैटाबॉलिज्म भी होता है, कुछ टूटता भी है और कुछ बनता भी, एनाबॉलिज्म भी होता है। ठीक है, सब कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर और प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म मतलब सिर्फ जो लिक्विड पोर्शन है उसमें कुछ सॉल्यूट्स डिजॉल्व हैं, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अगर मैं न्यूक्लियस को भी इंक्लूड कर लूं देन इट विल बिकम प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो न्यूक्लियस के साथ इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, इन्हीं के अंदर सारी घटनाएं होती हैं। तो देखिए आप यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म है, बिकॉज इसको आगे चलकर कुछ बड़ा काम करना है। ठीक है, क्या करना है, देखो देखो, एमएमसी अंडरगोस meiosis number 1, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन टू फॉर्म 2 haploid cells कॉल्ड डायड ऑफ सेल्स। तो आप यहाँ इस डायग्राम को ध्यान से देखना, इधर देखो, देखो ये जो येलो कलर का सेल सेल है, इसके अंदर मियोसिस नंबर 1 हो गया एंड दिस सिंगल सेल कन्वर्टेड इनटू 2 सेल्स। ठीक है, बट याद रखिएगा ये डिप्लॉयड था एंड अब ये क्या बन गया है, हैप्लॉयड, बिकॉज यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन हुआ है, तो रिडक्शनल डिवीजन में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। ठीक है, 2N विल बिकम N, हाफ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मियोसिस 2 की बात करते हैं। तो मियोसिस 2 में द क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन N, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन द सेम।
सो दैट्स व्हाई दिस सेकंड मियोसिस डिवीजन इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि मियोसिस नंबर 2 है ईडी, ईडी मींस इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, तो अब ये डायड ऑफ सेल जो दो सेल्स थे, दीज टू सेल्स विल बिकम फोर। ठीक है, दो से चार हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ठीक है, ईच ऑफ द सेल्स विल डिवाइड एंड दे विल फॉर्म फोर सेल्स, चार सेल्स बन जाएंगे यहाँ पे। नाउ दे आर कॉल्ड टेट्राड ऑफ सेल्स, टेट्रा माने होता है चार। ठीक है, टेट्रा मींस फोर, फोर मेगास्पोर्स बन जाते हैं। नाउ दीज सेल्स आर कॉल्ड मेगास्पोर्स। ठीक है, तो फ्रॉम वन सिंगल मेगास्पोर मदर सेल वी हैव गॉट फोर मेगास्पोर्स, और ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा है, इसको पढ़ो इस लाइन को, कि these dyad of cells undergo meiosis number 2 equational division to form four haploid cells called tetrad of cells और four megaspores। ठीक है, यहाँ तक ओके है, देख लो, सिंपल सिंपल है, अगर कोई डाउट होगा तो बोलना। ठीक है, आगे देखो, तो आउट ऑफ फोर मेगास्पोर, अब देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखो मेल में ऐसा नहीं होता, मेल्स में एक से चार बनता है, मेल में भी सेम कहानी चलती है अभी तक, लेकिन फीमेल में क्या होता है, चार में से तीन डीजेनरेट कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि फूड बड़ा कम है, फूड कम है तो एक कोई एक ही सरवाइव कर पाएगा, चारों सरवाइव नहीं कर पाएंगे, चारों के लिए फिजिबल नहीं है कि उतने कम फूड में चार के चार मेगास्पोर सरवाइव करें। दैट्स वाई नेचर ने कुछ ऐसा व्यवस्था किया है, कुछ ऐसा इंतजाम किया है कि चार में से तीन उसमें से डिजेनरेट कर जाएंगे, मर जाएंगे, और सिर्फ एक जिंदा रहेगा, एंड वो एक वाला ही कहलाता है फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, तो वही आगे देखते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर सिंगल ही होता है। आगे देखो, आउट ऑफ फोर मेगास्पोर्स थ्री degenerate and only one becomes functional and it is called functional megaspore। ओके, एक मिनट को कलर चेंज करना है। देखो, तो ये फंक्शनल मेगास्पोर हो गया। आगे देखो, रीजन फॉर डिजेनरेशन, क्यों हम इसको डिजेनरेट कर रहे हैं, बिकॉज सेम चीज फिर से, फूड रिजर्व्स लिमिटेड है अपने पास, तो उसमें से किसी एक को ही हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो नॉर्मली बेसल वाला जो होता है, नीचे वाला पार्ट जो होता है, वो पहले फूड पा जाता है, इसलिए वही डेवलप करता है। ठीक है, और बाकी सारे मर जाते हैं। ठीक, दिस इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनो मीन सिंगल, कोई एक स्पोर ही डेवलप कर पाएगा, मोनोस्पोर, मोनोस्पोरिक डेवलप। ठीक है, इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, यहाँ तक आगे बढ़े, ये स्टेप नंबर 1 था। ठीक है, एक बार ऊपर चला जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको बताया था, देखो यहाँ देखो, ये देखो, स्टेप नंबर 1 ये। तो स्टेप नंबर 1 से एक सिंगल एमएमसी से आपको चार मेगास्पोर मिल रहे थे, देखो यहाँ चार मिले हैं, इसमें से लास्ट वाला जो है नीचे वाला, वो फंक्शनल मेगास्पोर है। बाकी ये तीन क्या कर गए, ये तीन कर गए डीजेनरेट। ठीक है, ये तीनों डिजेनरेट कर गए, बिकॉज फूड रिजर्व्स बहुत कम थे। अब आगे क्या होगा, अब देखो स्टेप 2 आएगा, स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 2 में आप देखो ध्यान से, स्टेप 2 में ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसकी बात आगे बढ़ रही है, इसकी कहानी आगे बढ़ेगी। और ये फंक्शनल मेगास्पोर विल गिव राइज टू द फीमेल गैमेटोफाइट और द एम्ब्रियो सैक, इसी से आगे चलकर, मतलब फंक्शनल मेगास्पोर ही आगे चलकर एम्ब्रियो सैक बनाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एम्ब्रियो सैक बना नहीं है, बन जाएगा लेकिन। ठीक है, तो मैंने यहाँ बनाया भी नहीं था, तो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए बस बना दिया था कि हाँ, कि उस वक्त मैंने एम्ब्रियो सैक आपको दिखाया था, तो रिलेट कर पाओ इसलिए बताया, लेकिन अभी शुरुआत में एम्ब्रियो सैक नहीं बना है, आगे चलकर वो बनेगा, तो यही एम्ब्रियो सैक बनेगा, समझे बात। इसलिए एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ न्यूक्लियस के सेल्स होते हैं, समझे। तो शुरू में यू डोंट हैव एनी एम्ब्रियो सैक, यू ओनली हैव सम सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियस। आउट ऑफ दोज न्यूक्लियस कोई एक आगे चलकर एम्ब्रियो सैक बन जाता है, एंड न्यूक्लियस सेल्स अभी भी उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहते हैं। बस हमारी थोड़ी थोड़ी, तो ये देखो, ये फंक्शनल मेगास्पोर है, आगे चलकर ये एम्ब्रियो सैक बनेगा। एक चीज और याद रखोगे आप, कि एम्ब्रियो सैक का ही नाम होता है फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, जैसे पोलन ग्रेन का नाम होता है मेल गैमेटोफाइट, वैसे ही एम्ब्रियो सैक का नाम होता है फीमेल गैमेटोफाइट। समझे, यही है। तो यहाँ देखिए लिखा है मल्टी सेलुलर नेचर का होता है। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर नेचर का होता है। आगे देखो, दीज टू स्टेप्स आर टुगेदर, मतलब दीज टू स्टेप्स टुगेदर हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, इससे एम्ब्रियो सैक बन जाता है। फिर यहाँ लिखा है, डिटेल्स में देखते हैं, आइए सेकंड नंबर स्टेप को हम लोग डिटेल में समझते हैं कि फंक्शनल मेगास्पोर के बाद की कहानी क्या है। तो स्टेप नंबर 2 ध्यान से देखेंगे, कन्वर्शन ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर इनटू एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, तो देखो यहाँ पे जहां पर चार बन रहे हैं ना, चार बन रहे हैं, चार में से देखो धीरे धीरे करके ये जो चौथा वाला है, इट विल ग्रो इन साइज, सारा न्यूट्रिशन यही खा जाएगा, इनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है शुरू के तीन वालों। ठीक है, फर्स्ट ट्री को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, सो दे विल स्टार्ट टू डिक्रीज इन साइज, देखो छोटा होता जा रहा है, एंड ये बड़ा होता जा रहा है। अल्टीमेटली दीज थ्री विल डिसअपियर, ये डिसॉल्व हो जाएंगे, सेल इसको एब्जॉर्ब कर लेगा वापस।
ठीक, और ये सिर्फ अकेला वाला ही ग्रो करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, राइट। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर एक घटना घटती है, दैट इज कॉल्ड प्री न्यूक्लियर डिवीजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या है? जब आप लोग पढ़े होंगे कि एक सेल होता है, पहले बेसिक समझो। एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, राइट। ये जो न्यूक्लिक एसिड है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिवीजन होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप बोलते हो कैरियोकाइनेसिस, बोलते हैं ना। कैरियोकाइनेसिस मींस यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस विल स्टार्ट टू मूव। एनाफेज पढ़े होगे आप लोग वहां पर, मेटाफेज एनाफेज पढ़े हो ना सेल डिवीजन में, क्लास 11। तो फिलहाल अभी सिंपल याद रखो कि फर्स्ट डीएनए या न्यूक्लिक एसिड का डिवीजन होगा, दैट डिवीजन इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस अपना जो डीएनए है वो डबल हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस डबल हो जाएगा, सोचो। बट साइटोप्लाज्म अभी भी डबल नहीं हुआ है। तो पहले कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगा एंड आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, सेकंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है, ऐसा होता है। बट इन सम रेयर केसेस, जैसे कि यहाँ स्पेशल केसेस, यहाँ की बात हो रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, देयर इज नो साइटोकाइनेसिस। अगर कैरियोकाइनेसिस हो रहा है एज यूजुअल, जैसे होता है वैसे ही हो रहा है, बट without cytokinesis, then that kind of division is called pre-nuclear division। समझे? व्हाट इज प्री न्यूक्लियर डिवीजन? न्यूक्लियर डिवीजन में मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा बट साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा, इसी को बोलते हैं प्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। तो कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आइए पढ़ते हैं। ड्यूरिंग प्री न्यूक्लियर डिवीजन द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स एंड मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन और पोल्स। तो यहाँ पर देखो आपके पास एक ही, ये देखो, सिंगल न्यूक्लियस था। ये न्यूक्लियस साइज में ग्रो किया एंड अल्टीमेटली इट डिवाइडेड टू फॉर्म टू पार्ट्स, दो न्यूक्लियाई बन गए इसके। बट साइटोप्लाज्म यहाँ से डिवाइड होना चाहिए था बट डिवाइड नहीं किया, ये कोई डिवीजन यहाँ पर नहीं हुआ है, उसको हटा देता हूँ। यहाँ से कोई साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है, समझे। यहाँ से कोई साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है, बस हमारा न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर गया, ओके। तो वही कह रहा है कि ड्यूरिंग फ्री न्यूक्लियर डिवीजन न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है न्यूक्लियस, ठीक है, एंड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। बट साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का या सेल का डिवीजन नहीं होता, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन या फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, ठीक। अल्टीमेटली यहाँ पर आपको एक से दो सेल, सॉरी, एक से दो न्यूक्लियाई मिल जाते हैं, एक से दो न्यूक्लियस मिल गए, एक न्यूक्लियस था, यहाँ दो न्यूक्लियस आ गया, राइट। अब देखो, ये जो दो मिला है आपको, इसके अंदर भी फर्दर डिवीजन होगा। तो यहाँ पर ये एक है, ये दो है ना। अब देखो, ये फर्स्ट वाला दो बना लेगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट वाले से, फर्स्ट वाले का दो पार्ट बन गया, और ये सेकंड वाले से दो पार्ट। तो यहाँ आपके पास दो हो गए रे, यहाँ भी दो हो गए, कितने हो गए टोटल? चार हो गए। समझ रहे ना बात? तो एक फर्स्ट वाले से दो बन गया और सेकंड वाले से भी दो बन गया, दो दो चार हो गए। फिर दो से चार हो जाएगा, देखो ये दो वाला क्या बनाएगा, यहाँ पे दो से चार हो जाएंगे, टू से फोर बन गया, यहाँ भी दो से चार, डबल हो रहा है, एट हो गया, ठीक है। नाउ दीज एट न्यूक्लियाई विल मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड दे विल अरेंज themselves in this way। जैसे यहाँ पर अरेंजमेंट में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई एट पोल्स एंड सेंटर। देखो तीन न्यूक्लियाई, देखो आठ, देखो यहाँ पे चार थे, ध्यान देना, यहाँ चार थे, यहाँ भी चार थे। अब इन चार में कुछ ऐसा अरेंजमेंट हुआ कि तीन एक किनारे चले गए, देखो तीन इस किनारे चले गए, तीन इस किनारे चले गए, राइट, और दो आ गए सेंटर में। टोटल मिला कितने हैं? चार चार आठ है, तीन तीन छह दो आठ, ठीक, ठीक है, आठ ही है। अभी इस बार डिवीजन नहीं हुआ, जस्ट अरेंजमेंट हुआ। ये अरेंजमेंट होने के ठीक बाद एक प्रोसेस होता है जिसका हमको बहुत देर से इंतजार था, उस प्रोसेस का नाम है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो एक्चुअली साइटोकाइनेसिस प्रॉपर नहीं होता, सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, बट हम उसको बोल सकते हैं कि साइटोकाइनेसिस हुआ है। तो वही यहाँ लिखा है, देखो, सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स अराउंड दीज थ्री न्यूक्लियाई, ठीक है, सिक्स न्यूक्लियाई, तीन यहाँ पर, तीन ऊपर, तीन नीचे, देखो यहाँ सेल वॉल का फॉर्मेशन व्हाइट कलर से बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर आप काउंट करो कितने सेल्स हैं, तो आपको तो देखो यहाँ पे सेल वॉल बन गया, मीन्स ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, पांचवा सेल है, और ये सिक्स सेल है। अच्छा, एक सेल और है यहाँ, ये जो बचा हुआ पोर्शन है ना, ये पूरा जो बचा हुआ पोर्शन है, जो रिमेनिंग पोर्शन, ये पूरा अपना, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, दिस इज ऑल्सो सिंगल सेल, वन सेल। नाउ दिस सिंगल सेल कंटेन्स हाउ मेनी न्यूक्लियाई? टू न्यूक्लियाई। इसके अंदर एक सेल है बट इसमें दो न्यूक्लियस, दिख रहा है ना आपको, दो न्यूक्लियस येलो कलर में यहाँ पर,
ठीक है। तो अगर आप टोटल सेल का नंबर काउंट करोगे और टोटल न्यूक्लियस का नंबर काउंट करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। देखो नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 7 सेल हो गए, 6 इधर है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 7 सेल है। ठीक है, और न्यूक्लियाई काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और बीच में दो है, यहाँ पर दो, दो न्यूक्लियाई, 6 + 2 8। तो यू हैव 8 न्यूक्लियाई। ठीक है, ये भी नीट में आया हुआ है। इस कंडीशन में एम्ब्रियो सैक जब आता है तो उसके पास कितने सेल्स एंड कितने न्यूक्लियाई होते हैं, मैच्योर कंडीशन में 7 सेल्स होते हैं एंड 8 न्यूक्लियाई होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी को मैंने यहाँ जूम करके बनाया है। तो आप देखो, जूम करके एक बार देख लो ध्यान से। मैं एक बार प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ एंड देन हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, देखो स्टार्टिंग से। तो पहले आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि जो ओव्यूल है उसके अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस हो रहा है, मींस जो उसके न्यूक्लियस वाले सेल्स हैं जो फ्यूचर में एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। ठीक है, वो जो न्यूक्लियस वाले सेल्स हैं उनमें से कोई एक सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, कोई एक सेल साइज में बड़ा हो जाता है और वो बड़े होने के बाद वो आगे चलकर क्या बनाता है, मेगास्पोर, मेगास्पोर बनाता है। कैसे बनाएगा मेगास्पोर, उसमें से कोई एक सेल एमएनसी बनता है पहले। ठीक है, पहले वो एक सेल क्या बनता है, पहले वो एक सेल बनता है एमएनसी। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, ये एमएनसी जो होता है ये मियोसिस नंबर 1 करता है एंड इट फॉर्म्स डायड, डायड के बाद बनाता है टेट्राड, टेट्राड से 4 सेल्स बन जाते हैं। आउट ऑफ दीज 4 सेल्स 3 विल डिजेनरेट और एक फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा। दिस इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक, एंड क्यों ही सिंगल ही क्यों डेवलप किया, चारों क्यों नहीं डेवलप किए, बिकॉज रिजर्व फूड बहुत कम है। फूड मटेरियल कम होने की वजह से कोई एक ही डेवलप कर पाता है, ऐसा एवोल्यूशन में ही प्लांट ने सीखा है। ठीक है, तो प्लांट का ये नेचुरल हो चुका है बिल्कुल अभी कि चार में से कोई एक ही जिंदा रहेगा। तुम उसको ज्यादा खाना खिला दोगे तब भी एक ही जिंदा रहेगा। ठीक है, तो प्लांट के नेचर में ही ऐसा आ चुका है भाई, चार में से कोई एक जिंदा रहेगा, इसलिए उसको मोनोस्पोरिक बोलते हैं। जो एक जिंदा रहेगा उसको फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं और वही फंक्शनल मेगास्पोर आगे चलकर एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो को हम लोग फीमेल गैमेटो एम्ब्रियो सैक बनाता है, एक्चुअली सॉरी, एम्ब्रियो सैक बनाता है और उसी एम्ब्रियो सैक को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ओके, जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसके अंदर प्री न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट होता है। मतलब इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता। ठीक है, तो 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं। जो 8 न्यूक्लियस बने वो फिर 3 पोल्स की तरफ, 3 ऊपर के पोल की तरफ, 3 नीचे की पोल की तरफ, 3 और 3 6 ऊपर नीचे हो गए और 2 बीचों बीच सेंटर में आ जाते हैं। तो इस तरह से 8 न्यूक्लियस अरेंज हो जाते हैं। इस अरेंजमेंट के बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट अपने पास कुल मिलाकर 7 सेल्स होते हैं एंड 8 न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई होने की वजह से इसको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज कहा जाता है मैच्योर एम्ब्रियो साइक को। उसी को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ये देखो, ऐसा कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो। मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, मतलब ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आपको, रिपीट तो मैंने कर दिया। इधर देखिए, देखो जनरली ऐसा देखा गया है, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया हूँ तो यहाँ ऊपर मैंने चैलेजल लिखा, राइट। तो आप एक चीज याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन, कि जिस तरफ चैलेजल एंड होगा उसके साइड के जो 3 सेल आपको दिख रहे हैं ऊपर वाले, इनको हमेशा हम एंटीपोडल्स बोलते हैं। ठीक है, एंटीपोडल सेल्स बोल सकते हो या एंटीपोडल्स बोल सकते हो, बट दे आर ऑलवेज टुवर्ड्स द चैलेजल एंड। ठीक है, एंड जिस तरफ माइक्रोपाइलर एंड है ना, जहां माइक्रोपाइल है उस तरफ, उस किनारे पर जो आपके पास 3 सेल का ग्रुप है, 1 2 और 3, इनको हम एग apparatus कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, एग apparatus। और जो एग apparatus है इसमें एक सिंगल एग होता है, देखो ये रहा एग, ये वाला सेकेंड वाला एग है, मिडल बीच वाला, और साइड साइड वाले का नाम होता है साइनर्जिट्स। ठीक है, साइनर्जिट्स। ओके, तो ये तीनों का जो ग्रुप है, मतलब 1 egg + 2 synergid, दे आर टुगेदर कॉल्ड एग apparatus, नीचे लिखा होगा। ठीक है, अच्छा, जो बीच का आपको ये पूरा पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज द सेंट्रल सेल, इसका नाम है सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल के अंदर आप देख सकते हो 2 न्यूक्लियाई हैं, दोनों हैप्लॉइड, एक N + N ऐसे लिखते हैं इसको। पोलर न्यूक्लियाई इनका नाम होता है। इन फ्यूचर ये पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज आपस में जुड़ जाते हैं, तो N + N जुड़ जाएगा तो फ्यूचर में जाकर ये 2N बना लेगा। ठीक है, अभी हम नहीं बना रहे इसको, तो अभी के लिए ये पोलर न्यूक्लियाई ही है। ठीक है, तो यहाँ कितने सेल्स हो गए, एक बार रिपीट किया जाए। चैलेजल एंड की तरफ हमेशा ऑलवेज ये फिक्स्ड है कि चैलेजल एंड जहां भी होगा उस तरफ आपका एंटीपोडल होगा, और जिस तरफ माइक्रोपाइलर एंड होगा उस तरफ हमेशा साइनर्जिट्स होंगे और एग सेल होगा, जिसको मिलाकर हम बोलते हैं एग apparatus। ओके, ऐसा कुछ है। और जो बीच का है उसको सेंट्रल सेल बोलते हैं, उसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, दैट्स वाई इसको N + N अरेंजमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, देखो ऐसा है ना।
एम्ब्रियो सैक, ऊपर मैं अगर मान लो सी लिख रहा हूँ और नीचे लिख रहा हूँ एम, ठीक है, तो ये चैलेजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। तो हमेशा चैलेजल की तरफ आप जब सेल्स को ड्रॉ करोगे, यहाँ कौन सा सेल्स बनाओगे, एंटी पोडल, एपी लिख रहा हूँ, और इस तरफ कौन सा बनाओगे, एग अपैरेटस या फिर एग सेल्स और साइनर्जिड्स, तो ई ए लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन को घुमा देता है, क्या घुमाता है देखो, तो कभी कभी क्वेश्चन को कुछ ऐसे लिखता है, देखो अगर हम क्वेश्चन को घुमा दें और इस बार मैं यहाँ माइक्रोपाइल को ऊपर लिख दूँ, कुछ नहीं करना, बस ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, ऊपर का नीचे कर दिया, तो माइक्रोपाइल को ऊपर कर दिया, चलासा को नीचे कर दिया। नाउ द सेल्स नियर द माइक्रोपाइलर एंड्स, सेल्स तो चेंज होंगे नहीं, माइक्रोपाइल के साथ हमेशा किसका रिश्ता जुड़ा हुआ है, एग apparatus का, तो इस तरफ जो सेल्स होंगे दीज आर ऑलवेज गोइंग टू बी एग apparatus वाले सेल्स, ठीक है। और जो चैलासा की तरफ सेल्स हैं वो हमेशा ही क्या होंगे, वो हमेशा ही एंटीपोडल होंगे, चाहे चैलासा नीचे हो चाहे चैलासा ऊपर हो, ये इन लोगों का साथ कभी नहीं छूटने वाला, ये लोग हमेशा साथ में ही रहते हैं, ठीक है, ऐसा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो अरेंजमेंट कुछ भी बन सकता है, चलजा को ऊपर बना सकता है, चलजा को नीचे बना सकता है, बट चलजा की तरफ हमेशा एंटीपोडल होगा, और माइक्रोपाइल की तरफ हमेशा एग अपैरेटस या फिर एग सेल्स या साइनोजिड्स पाए जाएंगे। ये बात क्लियर है? कोई डाउट है किसी को, देख लो एक बार, किसी को कोई भी डाउट है? मैं आगे बढ़ूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन, ठीक है, ये दोबारा आएगा जब हम लोग फर्टिलाइजेशन का स्टेप पढ़ेंगे, तो दीज सेल्स विल कम अगेन, तो वहां पर आप थोड़ा इसको समझ के रखना। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो अब इनके बारे में डिस्क्रिप्शन है सारा का सारा, तो मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा। एंटीपोडल सेल्स क्या है, इनका क्या काम है, कहाँ पर होते हैं, ये सब लिखा है। देखो फटाफट किया जाए इसको, थ्योरेटिकल है। तो एंटीपोडल सेल्स क्या है, देखो दीज आर थ्री हैप्लॉइड सेल्स, सारे सारे एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, लोकेटेड टुवर्ड्स द चैलाजल एंड, हमेशा चैलाजा की तरफ होता है, और इनको एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं बिकॉज ये माइक्रोपाइल के एंटी होते हैं, उल्टा होता है, माइक्रोपाइल का उल्टा है उस अपोजिट साइड में, दैट्स व्हाई एंटीपोडल बोला जाता है इसको, ठीक है। दे हेल्प इन द पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम चैलाजा टू एम्ब्रियो सैक, तो चैलाजा की तरफ ये होता है, तो चैलाजा से जो भी फूड आ रहा है वो एम्ब्रियो सैक की तरफ जाता है, न्यूट्रिशन का काम होता है, ठीक है। ये बस पैसेज देता है, रास्ता देता है, ये खुद न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता, जस्ट अलाउ करता है मूवमेंट, दैट्स इट, ठीक है। आगे चलकर ये डिजेनरेट भी हो जाता है, बट अभी के लिए इतना ही आपके लिए काफी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में और भी। आगे देखो सेंट्रल सेल, बीच का जो सेल है सेंट्रल सेल, तो सेंट्रल सेल के बारे में क्या लिखा है पढ़िए। सेंट्रल सेल के बारे में लिखा है कि सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, इट कंटेन्स टू पोलर न्यूक्लियाई एंड दैट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म, देखो जब ये पोलर न्यूक्लिया आपस में फ्यूज कर लेंगे, तो इनके फ्यूज करने से आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस, मतलब जब एन और एन दो न्यूक्लियाई है, एक न्यूक्लियाई है एक न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई दोनों अलग अलग है, बट होता क्या है कि इन फ्यूचर ये दोनों अलग अलग जो होते हैं वो एक हो जाते हैं। नाउ अब ये सिंगल न्यूक्लियस बन गया, तो अब इसका प्लॉइडी क्या हो गया, 2n, ठीक है, पहले क्या था एन और एन, तब इसका क्या नाम था, पोलर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मीन्स प्लूरल फॉर्म है ना, न्यूक्लियाई है, बट अब ये सिंगल हो गया है, ठीक है। और ये बाद में हुआ है, सेकेंड टाइम में बना है, सेकेंड अटेम्प्ट में बना है, पहली बार में नहीं बना था, दूसरी बार में बना है, पहले तो ये था, पहली बार में ये था, इनके जुड़ने से ये बना है, इसलिए इसको सेकेंडरी बोल, सेकेंडरी। अब इसको न्यूक्लियाई नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे न्यूक्लियस, ठीक है, बिकॉज न्यूक्लियाई मतलब एक से अधिक, यहाँ दो थे, दैट्स वाई न्यूक्लियाई वर्ड यूज किया, अब यहाँ सिंगल हो गए, दोनों एक मिल गए, मिलकर एक हो गए, मिलकर एक हो गए तो न्यूक्लियस बोल देंगे इसको। क्लियर है बात, इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो एग apparatus की बात कर लेते हैं फटाफट। तो एग apparatus कंसिस्ट ऑफ, हमने पढ़ लिया ऑलरेडी कि दो साइनर्जिड्स होते हैं और एक एक्सेल होता है, इसको फीमेल गैमेट भी बोलते हैं एक्सेल को, राइट। सो इन टोटल इट कंटेन्स अगेन थ्री सेल्स, यहाँ भी होते हैं, ऑल द थ्री सेल्स आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ, देखो आपने पढ़ा होगा प्लाज्माडेस्माटा एक सेल का के बीच का कनेक्शन होता था, यहाँ पर ये सेल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं न्यूट्रिशन के सप्लाई करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट देखो फिलीफॉर्म apparatus भी होता है कुछ, तो फिलीफॉर्म apparatus यहाँ पर आप देखो इस तरफ स्ट्रक्चर कुछ आपको दिख रहा होगा, ये देखो, यहाँ देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रहे हैं, ये वाले और ये वाले, इन्हीं को क्या कहते हो, फिलीफॉर्म apparatus, ठीक है। फिलीफॉर्म मतलब फिंगर जैसा पतला पतला, apparatus, apparatus मतलब कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है जो कुछ मिलकर काम करेगा। देखिए पढ़िए एक बार, इट इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, इट कंसिस्ट ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल वॉल्स ऑफ साइनर्जिड, साइनर्जिड के सेल वॉल से ये निकलता है, और ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, ठीक। तो दीज प्रोजेक्शंस आर मेड अप ऑफ, किस चीज से बना होता है ये थोड़ा ध्यान रखना, पेक्टोसेलुलोज, पेक्टो समझते हो ना, पेक्टिन,
ठीक है, पेक्टिन और सेलुलोज दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं पेक्टोसेलुलोजिक फाइबर्स। ठीक है, और आप आगे पढ़ोगे फर्टिलाइजेशन, जब मैं पढ़ाऊंगा एक दो क्लास के बाद, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन के दौरान फिलिफॉर्म apparatus क्या करता है कि एक स्ट्रक्चर होता है पॉलन ट्यूब, उसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, दे कंटेन मेल गैमेट। ठीक है, इसके अंदर मेल गैमेट होता है। तो पॉलन ट्यूब को गाइड करने का काम, उसको रास्ता दिखाने का काम फिलिफॉर्म apparatus करता है। तो अभी इसका फंक्शन अभी तो नहीं पढ़ना है आपको, बस मैंने लिख दिया है। लेकिन जब हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन नाम का एक टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पर ये दोबारा आएगा, वहां पर डिटेल में देखा जाएगा। ठीक है। और एक बात, आपने जो भी स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक का पढ़ा, सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है वो हैप्लॉइड, बिकॉज एम्ब्रियो सैक खुद कैसा है, हैप्लॉइड है। क्योंकि एम्ब्रियो सैक कैसे बना, आपने आज ही पढ़ा कि वो मियोसिस नंबर 1 और 2 की वजह से बना है। और इसकी वजह से आपको मेगास्पोर मिला था, याद करो। मेगास्पोर कैसा होता है, तो मेगास्पोर जो होता है वो तो एन होता है, और उसी एन से क्या बनता है, उसी एन से आपको एम्ब्रियो सैक मिलता है, राइट। एम्ब्रियो सैक इटसेल्फ इज हैप्लॉइड। ठीक है, यहाँ से न्यूक्लियस का सेल था जिसको हम एमएमसी बोल रहे थे, ये डिप्लॉयड था, ये डिप्लॉयड था, राइट। लेकिन मेगास्पोर जो बना वो हैप्लॉयड है। मेगास्पोर इज हैप्लॉयड। तो मेगास्पोर से बनेगा एम्ब्रियो सैक। थोड़ा मतलब ये पेन थोड़ा मोटा हो गया, रुको, इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा। तो मेगास्पोर से क्या बनेगा आपके पास, एम्ब्रियो सैक, और जो एम्ब्रियो सैक है वो हैप्लॉइड है। सो अगर एम्ब्रियो सैक खुद हैप्लॉइड है, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स है, एंटीपोडल हो गया या एग apparatus हो गया, साइनर्जिड्स हो गए, और जो भी स्ट्रक्चर्स हैं सबके सब कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। हाँ, बस यहाँ पर जो सेंट्रल सेल है वो नहीं होता है, ठीक है, उसकी बात अलग है। बट ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, हैप्लॉइड। ठीक है, तो यहीं पर यहाँ पर आपके पास देखो प्लॉइडी लेवल है। मैंने सारा प्लॉइडी लेवल यहाँ डिस्कस कर रखा है। देखो व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ द फॉलोइंग। लाइक न्यूक्लियस का क्या होगा, न्यूक्लियस शुरुआत में बना था तो 2n होगा, एमएमसी 2n होगा, फंक्शनल मेगास्पोर n हो जाएगा, अभी पढ़ा। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक का नाम है, n हो जाएगा, एक्स सेल्स n हो जाएगा। ठीक है, एंटीपोडल n हो गया, सेंट्रल सेल देखो यार ध्यान रखना, सेंट्रल सेल डिप्लॉयड है। ओके, एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा है, डिप्लॉयड है। सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसे बना, बिकॉज पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बना है, तो ये एन है और ये एन है, जब ये फ्यूज कर गया आपस में 2n बन गया। ठीक है, पोलर न्यूक्लियर अलग अलग रहेगा तो एन एन है, एन लिखेंगे। साइनर्जिड्स एन है, फिलिफॉर्म apparatus भी एन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिप्लॉयड है वो सेंट्रल सेल एक हो गया, एक डिप्लॉयड। ठीक है, और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड। बाकी सब देखो यहाँ पर जो भी एम्ब्रियो सैक के अंदर के स्ट्रक्चर्स है वो हैप्लॉयड है। और जो एम्ब्रियो सैक बनने के पहले के स्ट्रक्चर थे, पास्ट के स्ट्रक्चर, न्यूसेलस, एमएमसी, ये सब मियोसिस होने के पहले के स्ट्रक्चर थे, बिफोर मियोसिस। तो बिफोर मियोसिस तो ये डिप्लॉयड ही होंगे। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ से एनसीईआरटी में कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है नीट में। ओके, यहाँ तक ओके है। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ ओवर हो गया है। समराइज समराइज करता हूँ मैं एक बार देख लेना। देखो समरी दिया हुआ है कि फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट हमने लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि उसका प्लॉइडी पोलन ग्रीन का क्या होता है, एन होता है, राइट। ऑल्सो कॉल्ड पोलन ग्रीन। नंबर ऑफ सेल्स, 2 सेल या 3 सेल होता है। 40% 60%, याद करो, 60% ये वाला केस है और 40% ये वाला केस है ना। अच्छा, नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनते हैं, 2 गैमेट्स बनते हैं अल्टीमेटली, एंड ये मल्टीसेलर होते हैं। अगर मैं फीमेल गैमेटोफाइट की बात करूं तो ये भी हैप्लॉइड है। इसका नाम क्या है, एम्ब्रियो सैक। इसमें कितने सेल्स बन जाते थे, 7 सेल बने, आज ही हमने देखा। ठीक है, नंबर ऑफ गैमेट अल्टीमेटली यहाँ पर एक ही बनता है। ठीक है, 4 बनते हैं, उसमें से एक अल्टीमेटली लास्ट में फंक्शनल होता है। ठीक है, ये भी मल्टीसेलर कंडीशन में रहता है। जो गैमेटोफाइट है मल्टीसेलर होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं उसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए, फिर देखो डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स में आप देखो, पोलन मदर सेल्स हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे, उसके थ्रू ये पोलन ग्रेन बनता है। अच्छा, पोलन ग्रेन्स के आपने देखा था कि यहाँ पर कुछ सेल्स थे, ऐसा मैंने बनाया था। ठीक है, इस सेल्स का नाम था स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल्स। ठीक है, ये पोलन मदर सेल्स कहलाते हैं, सब लास्ट क्लास का है। इसमें 4 फंक्शनल मेगास्पोर बनते हैं। अगर उसको कंपेयर करो यहाँ पर ध्यान से देखो, आज हमने पढ़ा कि यहाँ की जो सेल है उसका नाम न्यूसेलस है, और उसमें से ये कोई एक सेल, मतलब न्यूसेलस का कोई एक सेल बन जाएगा मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, वही है, ओनली वन सेल ऑफ द न्यूक्लियस एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल। ठीक, एंड उस मेगास्पोर मदर सेल से सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा, है, लास्ट में 3 डिजेनरेट कर जाएंगे। तो सब कुछ आज हमने पढ़ा है यहाँ तक। ठीक है, सब कुछ समरी है। आगे देखिए, नोट में देखिए, फिर से ये भी हमने पढ़ा कि कितने सेल्स होते हैं, 7, और कितने न्यूक्लियाई होते हैं, 8। ये मेच्योरिटी पे होता है, ये नीट में पूछा हुआ है। ठीक है, ये लाइन याद रखना। ऑलराइट, अब यहाँ से एक टॉपिक आता है पॉलिनेशन। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं, 3 मिनट इसमें बचा, उसके बाद फिर एक बार और ज्वाइन करना पड़ेगा।
पूरा खत्म करना है मुझे। टेस्ट में पॉलिनेशन तक आ रहा है तो इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा एंड प्लीज रीज्वाइन कर लीजिएगा। मुझे पता है 10:30 बज चुका है, बट थोड़ा सा मतलब मेरे को लगता है कि अब मेरे को 20 मिनट और लगेगा अभी। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ फास्ट थोड़ा करने का। देखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स शेड फ्रॉम, शेड मतलब निकल जाना, फ्रॉम एंथर, एंथर से पोलन ग्रेन निकल कर स्टिग्मा पर लैंड करता है, आज मैंने बताया आपको। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। तो एक फ्लावर है, मान लो इस फ्लावर से पोलन ग्रेन निकला होगा, निकला होगा, निकला होगा, और वो जाकर कहीं दूर दूसरे फ्लावर पर के फीमेल पार्ट, जिसका नाम है पिस्टल, उसके स्टिग्मा पर, ऊपर वाले टॉप वाले पार्ट पर जाकर लैंड किया होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। कि पॉलन निकला, यहां से निकला एंथर से और निकल कर स्टिग्मा पर लैंड कर गया, उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर लैंड करना। अब हो सकता है कि ये जो पॉलिनेशन है वो एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा हो सकता है कि एक ही फ्लावर के अंदर बाइसेक्शुअल फ्लावर हो और उसी फ्लावर का एंथर पोलन रिलीज करके उसी फ्लावर के स्टिग्मा के अंदर ही पॉलिनेशन कर दिया हो, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं इसको। या हो सकता है कि ये फ्लावर डिफरेंट हो और ये फ्लावर डिफरेंट हो, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ, देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। और एक बात, जब भी पॉलिनेशन होगा तो इससे आगे चलकर इट विल लीड टू फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। इसका नाम होता है डबल फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है वो। ठीक है, अभी देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, अगर सेम फ्लावर के अंदर मतलब सेम प्लांट के अंदर हो गया तो हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर दो डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं देन इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। जैसे सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो इसमें दो टाइप्स, एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है जिटोनोगैमी। ठीक है, जैसे कि मान लो एक प्लांट है, ध्यान से देखना, इस प्लांट में मैंने यहाँ पर एक फ्लावर बनाया। अब ये फ्लावर है, एक दूसरा फ्लावर है, प्लांट तो सेम है, बट सोचो कि इस प्लांट का जो पोलन है वो यहां से निकलकर स्टिग्मा पर गिर गया। मतलब एक ही प्लांट का पोलन एक ही प्लांट के स्टिग्मा पर गिर रहा है, बट फ्लावर अलग अलग है, सेम फ्लावर नहीं, प्लांट सेम है। ठीक, तो ऐसे वाले को हम बोलते हैं जिटनोगैमी। बट अगर ऐसा होता कि एक ही फ्लावर है, इसी में एंथर है और इसी में स्टिग्मा है, तो इसी एंथर का और इसी फ्लावर का एंथर और इसी फ्लावर का स्टिग्मा इन्वॉल्व हो रहा है, तब ये हो जाता है ऑटोगैमी। तो समझ में आया? मतलब एक प्लांट के अंदर दो केस बन सकता है। ठीक है, जिसको मैंने नीचे एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से, अभी आपको देखने को मिलेगा। अभी इसको साइड करो, इधर देखो, पहले आप बेसिक समझो तो। अब 1 मिनट में, अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी इसको एंड कर देता हूँ, आप इसके बाद वाले में मिलो, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, क्योंकि बीच में इंटरप्ट हो जाएगा फिर। मैं इसको एंड कर रहा हूँ अभी के लिए।